अब घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का और अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने देश भर में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और सरकार ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द करते हुए सेना को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने को कहा। चीन पर जारी सियासी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से देश को सच्चाई बताने को कहा और गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, जहां उन्हें याद कर लोग भावुक हो गए। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में जवानों की शहादत से गुस्से में भरे कई लोग सड़कों पर उतर आए और कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों को आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया। शी जिनपिंग की तस्वीरों के साथ लोगों ने वो पोस्टर भी जलाए जिन्हें वो अपने साथ प्रदर्शन के लिए लेकर आए थे। बॉयकॉट चाइना के पोस्टर आग में लेके कोलकाता के पार्क सर्कस में शी जिनपिंग की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। चीन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग तिरंगा लेकर भी पहुंचे। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सभी प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने देश भर के लोगों से भी चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। हम लोग जब तक चाइना का एक एक माल को प्रोडक्ट जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह रास्ते में रहेंगे। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में जुटे लोगों ने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे। और ऐसा ही ऐलान यूपी के कई जिलों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने भी किया। कोलकाता की तरह वाराणसी में भी जवानों की शहादत को नमन करते हुए कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन को सबक सिखाने के लिए उसके यहां बने सामान का पूरी तरह बहिष्कार का ऐलान किया। इस प्रदर्शन में कुछ बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने एलएसी पर चीन की हरकत की निंदा की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया और काफी देर तक नारेबाजी भी की। सामानों का बहिष्कार करो। वाराणसी के अलावा कानपुर में भी चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर एलईडी टेलीविजन तोड़ डाले। एलएसी पर भारतीय जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भी नारेबाजी की। चीनी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुए। चीन से तनातनी के बाद तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगने वाली चीन की सीमाओं पर हलचल अचानक तेज हो गई और कई जगहों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां मार्च करती हुई दिखने लगी। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना की गाड़ियां लद्दाख की तरफ मार्च करती हुई दिखने लगी। इस हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हाईवे से गुजर रही आम लोगों की गाड़ियों को लौटा दिया गया। सड़कों के किनारे छोटे छोटे बंकर बनाकर तैनात जवान भी मुस्तैद दिखने लगे। चीन की सेना से हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के शव पहले लेह के अस्पताल लाए गए थे, जहां उन्हें सेना के अधिकारियों ने आखिरी विदाई दी, लेकिन लेह के ही आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर भी मार्च करते हुए दिखे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ बैठकों के बाद चीन से तनाव के मुद्दे पर कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनके तहत तीनों सेनाओं को सबसे बुरे हालात से हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। मतलब यह कि अगर जंग की नौबत भी आए तो तैयारी पूरी हो। तीनों सेनाओं को यह भी संकेत दिया गया कि सेना की जरूरत से जुड़े हर सामान को एलएसी के पास पहुंचाने का काम तेज किया जाए। इसके अलावा लोकल कमांडर यानी एलएसी पर तैनात सेना की टुकड़ियों के कमांडर को फैसले लेने की पूरी छूट दी गई, जिसका मतलब यह है कि अगर एलएसी पर हालात बिगड़ते हैं या कोई भी घटना होती है तो बिना किसी प्रोटोकॉल का पालन किए या पहले से बाद जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन किए कमांडर फैसला ले पाएंगे। सूत्रों का दावा है कि भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात आईटीबीपी को भी इन हालात में सेना के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए 19 जून को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके यह बताया गया कि 19 जून को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पार्टियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर बैठक शुरू करने से पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा और 2 टूक कहा कि भारत अपने जवानों की शहादत को जाया नहीं जाने देगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर
हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने भले ही चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उनसे सीधा सवाल पूछा और भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी मांगी। जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। भारत और चीन की सेना के अफसरों के बीच चल रही बातचीत खत्म हो गई है। खबर यह कि 3 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। माना जा रहा है कि मेजर जनरल स्तर की बातचीत कल फिर से होगी। और क्या पता चल रहा है संदीप? देखिए, लगातार जिस तरीके के हालात गलवान वैली में बने हुए हैं, किसी भी तरीके से वहां पे डिफ्यूज करना है उस माहौल को, उसके चलते जो है लगातार बातचीत का दौर जारी है। आज जो तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा जो है बैठक हुई है दोनों देशों के सेना के जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं उनके बीच में, लेकिन किसी भी तरीके का कोई जो हल जो है उसमें निकलता नहीं नजर आया है। हालांकि डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हुई है काफी देर तक, लेकिन कोई हल जो है बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आया है। और अब जो है ये बैठक कल भी जारी रहेगी, कल भी चलेगी बैठक ये, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हालात को सुलझाया जा सके। हालांकि रक्षा मंत्री खुद जो है इस वक्त प्रधानमंत्री को पूरे दिन भर के जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री अभी मौजूद हैं प्रधानमंत्री निवास पर, अभी बैठक जारी है। तो जितनी भी अपडेट्स अभी तक हुई हैं उसको जो है अब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और अभी जो खबर यही है कि जो बैठक महत्वपूर्ण बैठक जो सेना के स्तर पे जारी थी वो जो है खत्म हो गई। 3 घंटे तक बैठक चली और उसमें जो है फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। और ये बैठक का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई स्थायी हल नहीं निकल जाता। भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन से 1 इंच भी जो है पीछे नहीं हटेगा। चीन भी अपना रुख लगातार इसी तरीके का साफ करता नजर आया, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि अब भारत ने अपना जो रुख दिखाया है उसके सामने अब चीन को पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रिया संदीप आपका। सौभाग्य की बात यह कि सरकार ने धोखेबाज चीन को जवाब देने के लिए सेना को पूरी तरह तैयार रहने को कहा है, ताकि किसी भी तरह के हालात से चीन की सेना को LAC पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत के तेवर से सहमे चीन ने बातचीत से विवाद सुलझाने पर जोर दिया है। हालांकि वो अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रहा। केरल में कांग्रेस के छात्र संगठन KSU ने राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला। मार्च में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिन्होंने न तो जरूरी दूरी का ध्यान रखा और न ही चेहरों पर मास्क लगाया। और मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी राज्य के सचिवालय तक पहुंच गए। पुलिस वाले भी हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ दिखे। जहां हालात संभालने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पानी की बौछारों के सामने डटकर खड़े रहे। थोड़ी देर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ज्यादातर लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी बैरिकेडिंग के सामने डटे रहे। काफी देर तक प्रदर्शनकारी सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे। पूरे विरोध प्रदर्शन में कोरोना से जुड़े किसी एहतियात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। न तो सड़क पर मार्च करते वक्त, न मीडिया से बात करते वक्त, और न ही सड़क पर बैठते हुए ही जरूरी दूरी का किसी ने ख्याल रखा। यहां तक कि किसी भी प्रदर्शनकारी ने चेहरे पर मास्क, गमछा या रुमाल तक रखना जरूरी नहीं समझा। सौभाग्य की बात यह कि कोरोना वायरस का खतरा अभी गया नहीं है। इस तरह के प्रदर्शनों की इजाजत न तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश देते हैं और न ही केरल सरकार के नियम। इसलिए इस प्रदर्शन के मुद्दों की चर्चा कम और प्रदर्शन के तरीके पर छात्र संगठन की आलोचना ज्यादा हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई। स्वास्थ्य कर्मी वेतन बढ़ाने और अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए और अच्छी सुविधाएं देने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कुछ लोग जबरदस्ती इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। उनमें कई लोगों ने तो अपने चेहरों को पूरी तरह से ढक रखा था। पुलिस को उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। हालांकि इसके बावजूद हंगामा कर रहे लोग वहां से नहीं हटे। उन्होंने वहां खड़ी एक कार को पलट दिया। इसके अलावा उन लोगों ने सड़क किनारे आग भी लगा दी, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस भी शांत नहीं दिखी। वो उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। पुलिस को आते देख प्रदर्शनकारी भी इधर उधर भागते दिखाई दिए।
इससे पहले स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों के साथ एक मैदान में प्रदर्शन करते नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि स्वास्थ्य कर्मी बिना हंगामा किए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि बाद में कुछ लोग उनके बीच पहुंच गए, जिन्होंने न केवल पुलिस पर पत्थर फेंके बल्कि आगजनी भी की। यही वजह रही कि पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लोगों को जैम से छुटकारा नहीं मिला। अनलॉक 1 में बॉर्डर पर लगी सभी बंदिशें हटा ली गई थीं, लेकिन दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील कर दिए गए, जिसकी वजह से दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जैम लग गया। यूपी पुलिस की तरफ से उन्हीं लोगों को नोएडा से दिल्ली जाने या दिल्ली से नोएडा आने की इजाजत मिली जिनके पास मूवमेंट पास था। पुलिस ने डीएनडी के रास्ते से गुजरने वाले हर शख्स से पास दिखाने को कहा और जो लोग पास नहीं दिखा पाए उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया गया। सख्त जांच की वजह से नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि अनलॉक 1 में बहुत सारे दफ्तर खुल गए हैं जहां काम करने वाले ढेर सारे लोग रोजाना दिल्ली और नोएडा आते जाते रहते हैं। जॉब ओखला में रहता नोएडा में, वो तो क्या जिसमें पास के लिए अप्लाई कर दीजिए। पास के लिए अप्लाई किया हुआ है, कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है। तो इनके पास पास नहीं है तो नहीं जा सकते ना? नहीं सर। डीएनडी के रास्ते के अलावा दिल्ली नोएडा के दूसरे बॉर्डरों पर भी ऐसा ही हाल दिखा और पुलिस की सख्त जांच की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी नजर आईं। ये देखिए, तमाम गाड़ियों को रोका गया है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी हैं वो हर गाड़ी से उसका मूवमेंट पास यानी इमरजेंसी पास मांग रहे हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी काम पर निकले लोगों को यही परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने वहां भी हर आने जाने वाले का पास चेक किया। पुलिस अभी भी लगातार बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है। चेकिंग उन वाहनों की जो दिल्ली से गाजियाबाद और यूपी में एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने के बाद उन्हें खोल दिया था, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देकर दिल्ली से लगने वाले अपने बॉर्डरों को बंद रखा। सौभाग्य की एक बात यह कि नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील होने की वजह से वहां जाम की समस्या जस की तस बनी रही और उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जो काम के सिलसिले में रोज दिल्ली आते जाते हैं। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए सख्ती करना जरूरी है। अनुपम खेर ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अनुपम खेर ने लद्दाख में चीन की सेना के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन तमाम फौजियों को, अफसरान को जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए कल, उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक क्वारंटीन सेंटर में जन्म के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। दावा किया गया कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला और बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। कोई नहीं आया यहाँ पे, हमने खुद यहाँ क्वारंटीन के लोगों ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अपील की कि राज्य में काम धंधे शुरू करने के लिए दूसरे राज्यों के मजदूरों को लाने का इंतजाम किया जाए। जो माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स अभी फिर आना चाहिए, वापिस आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ लोगों ने लद्दाख मामले पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। वाराणसी में लद्दाख मामले पर चीन का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इन लोगों ने चीन का सामान बैन करने की मांग की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठकर बारात निकालने पर मारपीट हो गई। आरोप है कि दूसरी जाति के लोगों ने बारात को अपने इलाके से निकलने नहीं दिया और मारपीट की। लेकिन इससे पहले किसी झगड़े की आशंका से बेखबर दूल्हा घोड़े पर बैठता नजर आया। गाजे बाजे के साथ बाराती लड़की के गांव निकल पड़े, लेकिन बताया गया कि दूसरी जाति के लोगों को दलित दूल्हे का घोड़े पर बारात निकालना इतना नागवार गुजरा कि वो गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए। कहते नहीं, आज तक नहीं निकला, आप नहीं निकलेंगे। घोड़े वाले को मारा और हमको भी मारने की धमकी दी और घोड़े गिराने की कोशिश की। बात बढ़ी तो मामला पुलिस के पास पहुंच गया। मौके पर पुलिस गई थी तो फरियादी शुभाराम अहिलवाल की रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध किया गया था। सौभाग्य की एक बात है कि दलित दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात लेकर निकला और आरोप है कि यही बात दूसरी जाति के लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने बारातियों के साथ मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार से जुड़े एक आदेश को मंजूरी दे दी। वहां अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की बेरहमी की वजह से मौत हुई थी, जिसके करीब 20 दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी अध्यादेश पर दस्तखत किए। ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से पुलिस की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी।
We need to bring law enforcement and communities closer together, not to drive them apart. हालांकि ट्रंप ने दंगों पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों की तारीफ भी की। जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस की बेरहमी का वीडियो सामने आने के बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठा था और पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सौभाग्य की बात है कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को भी पुलिस सुधार से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देनी पड़ी। हालांकि इस अध्यादेश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश में तेल की कीमतों में लगातार 11वें दिन बढ़ोतरी हुई, जिसके विरोध में पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में शामिल कई लोग कांग्रेस नेताओं की फोटो भी पकड़े नजर आए। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। जब तेल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, उसका हर जो देश का वसनीक है, नागरिक है, सिटीजन है, उसके ऊपर असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता एक बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़क पर उतरे और हाथों में पोस्टर लेकर तेल पर लगने वाला टैक्स कम करने की मांग की। हमारा एक ही उद्देश्य है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी की परेशानी भी बढ़ गई। लगातार 11वें दिन पेट्रोल की कीमतों में 55 पैसे और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली में डीजल की कीमत 75 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम भी पिछले 11 दिनों में 6 रुपए 40 पैसे बढ़ गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब टिड्डियों ने छत्तीसगढ़ में हमला बोल दिया। प्रदेश के कवर्धा और राजनांदगांव जिले में पहुंची इन टिड्डियों की वजह से किसान मुश्किल में आ गए और पटाखे जलाकर खेतों में छिपकर बैठी इन टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। भारी संख्या में पहुंची इन टिड्डियों की वजह से कई इलाकों में लगी सब्जी की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। टिड्डियों के पहुंचने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी किसानों की मदद में जुट गई। फील्ड का स्टाफ है, कृषि है, राजस्व है, वन विभाग का अमला लगा हुआ है और जो हमारा फायर ब्रिगेड गया है जिसमें पूरा दवाइयों का घोल है। कुछ ऐसा ही हाल कवर्धा में भी देखने को मिला। टिड्डियों के हमले से खेतों में लगी फसल बर्बाद होने की आशंका बढ़ गई। हालांकि प्रशासन की टीम दमकल विभाग की गाड़ियों से केमिकल का छिड़काव करके इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन भारी संख्या में पहुंची टिड्डियों को भगाने में उन्हें भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि टिड्डियों की वजह से अब छत्तीसगढ़ के किसान भी मुश्किल में हैं। फसल बर्बाद होने की आशंका के बाद प्रशासन की टीम भी किसानों की मदद में जुटी हुई है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनसे देश को सच बताने की अपील की। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। राहुल गांधी का अंदाज बीजेपी को नागवार गुजरा। बीजेपी ने राहुल पर सेना और सरकार पर हमेशा सवाल उठाने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत की बढ़ती धमक से वो परेशान है। राहुल गांधी की त्रासदी यह है, वे कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर भी ललकारने और उलाहना की भाषा में बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ गया है। G7 में भारत को आमंत्रित किया जा रहा है, पर राहुल गांधी को भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लग रही है। मुंबई में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी जानकारी मरीजों को नहीं दी जाएगी। मुंबई के नगर निगम BMC ने निजी लैब चलाने वाली सभी कंपनियों को कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी जानकारी मरीज को नहीं देने का आदेश दिया। ये रिपोर्ट सीधे BMC को भेजी जाएगी और वो ये तय करेगा कि आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। विराट कोहली ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी बहादुरी पर जवानों को सलाम किया। दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग ने LAC पर हुए विवाद पर चिंता जताई और दोनों देशों से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के पास नोएडा में क्वारंटीन के अलग नियमों पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने नोएडा प्रशासन को फटकार लगाते हुए अपना अलग कानून नहीं बनाने की हिदायत दी। साथ ही यूपी सरकार से भी इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इससे पहले नोएडा प्रशासन पर मामूली लक्षण पर भी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखने का आरोप लगा था। लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर बनी हुई है। 85 साल के लालजी टंडन को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद 11 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमित पांडे। दिल्ली में अब कोरोना टेस्ट 4,500 रुपए के बजाय 2,2400 रुपए में होगा, 2,400 रुपए में होगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले टेस्ट की कीमत घटाने पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच चर्चा हुई थी, जिसके बाद इस पर मोहर लगा दी गई। इसके अलावा दिल्ली में कल से रैपिड एंटीजन टेक्नोलॉजी से भी टेस्टिंग शुरू होगी। रैपिड किट से जांच को आईसीएमआर ने 2 दिन पहले ही मान्यता दी थी। हालांकि जिस टेस्ट की कीमत 4,500 से घटाकर 2,400 रुपए की गई है, वो वही पहले वाला RT-PCR टेस्ट है। तो अमित, इससे ये अब 2,400 रुपए में होगा, यानी टेस्टिंग और बढ़ाई जा सकेगी, ये उम्मीद है सरकार को। हाँ जी बिल्कुल, 2,400 रुपए में न केवल इससे जो जितने पेशेंट हैं जिनको टेस्टिंग करने के लिए आते हैं अस्पताल में उनको फायदा होगा, बल्कि समय भी कम लगेगा। पहले 1 से 2 दिन लगता था, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि RT-PCR प्रक्रिया के जरिए 1 दिन के भीतर रिपोर्ट लाई जाए। इसके अलावा जो दूसरी तकनीक है जिसके जरिए आधे घंटे के भीतर रिपोर्ट आ जाती है, उसकी भी प्रक्रिया कल से शुरू होगी और यह कंटेनमेंट जोन में शुरू होगी, स्क्रीनिंग के लिए, मैपिंग के लिए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ही प्रक्रिया से टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ेंगे और टेस्टिंग की संख्या में कहीं ज्यादा इजाफा होगा। शुक्रिया अमित आपका। दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर पूर्व सैनिकों और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दूतावास के अधिकारियों को विरोध का ज्ञापन देना चाहते थे। लद्दाख सीमा पर चीन की सेना की हरकतों के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और इसकी झलक चीनी दूतावास के बाहर मिली, जब अचानक कई पूर्व सैनिक विरोध जताने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों में स्वदेशी जागरण मंच के कई कार्यकर्ता भी नजर आए। प्रदर्शनकारी चीनी सेना के विरोध में पोस्टर लहराते दिखे। विरोध करने वालों ने भारत सरकार से चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसका जवाब चाहिए और इसका ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। भारतीय सेना हर हालत में हर तरह से सक्षम है। चूंकि कोरोना महामारी की वजह से भीड़ लगाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और दूतावास वाले इलाके में प्रदर्शनों पर पाबंदी है, इसलिए पुलिस ने विरोध करने वालों को रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से जबरन हटा दिया। सौभाग्य की बात है कि लद्दाख सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूर्व सैनिक चीन को जिम्मेदार मानते हैं। पूर्व सैनिकों का दावा है कि चीन की हरकतों की वजह से ही बात बिगड़ी, इसलिए अपनी गलती चीन को ही सुधारनी होगी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के एक स्कूल में छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए उनके डेस्क पर लकड़ी और प्लास्टिक की शीटों से बनी शील्ड लगा दी गई। खास बात यह कि स्कूल ने ये शील्ड बाजार से नहीं खरीदी, बल्कि खुद स्कूल की टीचरों ने इन्हें बनाया, जिसके लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कारपेंटर का काम करते नजर आए। शील्ड बनाने के लिए टीचरों ने पहले लकड़ी के खांचे तैयार किए और फिर उन पर प्लास्टिक की शीट लगा दी। शील्ड लगे हुए डेस्क पर ही बैठकर छात्र पढ़ते दिखे। इससे हुआ यह कि छात्रों को एक दूसरे से दूर दूर बैठाए बिना ही उनके बीच सुरक्षा की एक दीवार सी बन गई। They protect us, the person at the back, so when he coughs, he can't cough exactly towards me. कोरोना से बचाव के महंगे उपकरण खरीदना स्कूल के बजट से बाहर था। ऐसे में टीचरों ने कोरोना से अपनी और छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठाया और शील्ड बनाने के लिए कोई अपने घर से लकड़ी के फट्टे लाया तो कोई प्लास्टिक की शीट। The classes is too small and social distancing is a big problem. And then we came up with a solution. सौभाग्य की बात यह कि महीनों बाद जब दक्षिण अफ्रीका में स्कूल खुले तो छात्रों और टीचरों को कोरोना से बचाना एक चुनौती बन गया। ऐसे में केप टाउन के इस स्कूल ने पैसे की कमी की वजह से कोरोना से बचाव का ये किफायती तरीका अपनाया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए भारत चीन सीमा पर हुई इस घटना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे चीन ने सोची समझी और पहले से तय रणनीति के तहत अंजाम दिया है, इसलिए भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी भी अब उसी पर होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया कि इस घटना का दोनों देशों के संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
बताया गया कि बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने मतभेद दूर करने के लिए दोनों देशों की बातचीत पर जोर दिया। 2 दिन पहले लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच सूरत के कारोबारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की। इस कारोबारी ने साड़ियों के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा बांटना शुरू कर दिया। जिनको पैक करने के लिए कई कर्मचारी काम में जुटे नजर आए। इस कारोबारी ने साड़ियों के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा पैक करवाया, जबकि इनके पैकेट के बॉक्स पर मास्क पहनी मॉडल की तस्वीर छपवाई गई ताकि लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से सावधान किया जा सके। हमने ये साड़ी का दाम न्यूनतम ही रखा है और ये जो 250 रुपए की किट है, इसका मूल हमने साड़ी के साथ नहीं जोड़ा है। बताया गया कि इस तरह की साड़ियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अब तक हजारों साड़ियां बेची जा चुकी हैं, जबकि लाखों साड़ियों का ऑर्डर भी मिल चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि इस साड़ी कारोबारी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए महिलाओं को मुहिम से जोड़ने की कोशिश की और महिलाओं तक साड़ियों के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा भी पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार दूसरे दिन बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा बने। कोरोना संकट पर हुई इस चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को महामारी को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या का प्रचार करना होगा, क्योंकि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ी है। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री 21 जून को देश के नाम संदेश देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के नाम एक संदेश देंगे। हरियाणा के हिसार में गिरफ्तारी के कुछ देर बाद बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को अदालत से जमानत मिल गई। सोनाली पर हिसार में एक मंडी सचिव के साथ मारपीट का आरोप लगा था। रेलवे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए ट्रेनों के 503 डिब्बों को दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर खड़ा कर दिया। इनमें कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुंबई के एक बंदरगाह से 14 टन चंदन की लकड़ी जब्त की गई। फर्जी दस्तावेज के जरिए प्याज के नाम पर इसे दुबई भेजने की कोशिश थी। बिहार के दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के पास पूर्व सैनिकों ने शहीद हुए जवानों की याद में एक कैंडल मार्च निकाला। यंग ब्लड को मैं आह्वान करता हूं कि चीन के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कंधे से कंधे मिला करके खड़े हो जाएं। कोरोना वायरस संकट के बीच चिली के सैंटियागो में सेना ने जरूरतमंदों को गर्म खाना देने का काम शुरू कर दिया। वहां कोरोना वायरस से अब तक 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच लूडो खेलने के दौरान कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में झड़प में तब्दील हो गई और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे मोहल्ले की सड़क लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गई हो। करीब 50 लोग ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। पत्थरबाजी में एक गुट हावी पड़ा, जिसके बाद दूसरे गुट के लोग पथराव करते हुए धीरे धीरे वहां से पीछे हटते दिखाई दिए। इससे पहले दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। इसमें शामिल लोग अपने अपने घरों से निकले और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। बचने के लिए कुछ लोग पास के मकानों में छिपते भी नजर आए। वहीं पुलिस के आने की खबर सुनते ही पथराव कर रहे लोग घटना वाली जगह से भाग खड़े हुए। भाग जाओ, पुलिस आ गई, भाग जाओ, एक भी मत रुकिए, भाग जाओ, पुलिस आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना में शामिल लोगों की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सौभाग्य की बात यह कि लूडो खेलने के विवाद पर दोनों गुटों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई और कार्रवाई का भरोसा दिया। गुजरात के सूरत में लोगों ने चाइनीज टीवी तोड़कर चीन के खिलाफ विरोध जताया और भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद कई जगह लोग गुस्से में दिखाई दिए और चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए कुछ लोगों ने बालकनी से एक चाइना के टीवी को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद नीचे खड़े लोग टीवी को तब तक तोड़ते रहे जब तक वो चकनाचूर नहीं हो गए। एलएसी पर चीन की कायराना हरकत से नाराज लोग अब चाइनीज सामान का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं और लोगों से चीन का सामान इस्तेमाल न करने की अपील भी कर रहे हैं।
हरियाणा के कैथल में नौकरी से निकाले गए कुछ टीचरों ने शिक्षा मंत्री के सामने हंगामा कर दिया। हंगामे से ठीक पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां एक यूनिवर्सिटी के हवन कार्यक्रम में पहुंचे, जिसकी खबर मिलते ही वो सभी टीचर भी वहां पहुंच गए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से निकाला गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोका तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का काफिला वहां से निकलने लगा, जिसे देख कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ये देख पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए और वो भी दौड़ पड़े। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस वालों ने तुरंत एक गाड़ी तो गेट से बाहर निकलवा दी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने तब तक दूसरी गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3.5 मिनट के ब्रेक के बाद